नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में G20 सम्मेलन के मद्देनजर आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। नावों का किराया तय होने से पर्यटकों व नाविकों ने ली राहत की सांस। G20 के दृष्टिगत चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। और जमीनी मामले को लेकर कृष्णानंद मिश्रा ने लगाई न्याय की गुहार। और अब खबरें विस्तार से। काशी में G20 सम्मेलन के मद्देनजर आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। काशी में आगामी G20 सम्मेलन के मद्देनजर जगह जगह तैयारियां चल रही हैं। इन तैयारियों को जोरों शोरों से अंतिम रूप दिया जा रहा है। ऐसे में काशी आने वाले लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया, जिसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून एवं व्यवस्था एस चिन्नप्पा, डीसीपी जोन काशी आर.एस. गौतम, एडीसीपी काशी चंद्रकांत मीना, एसीपी दशा सुमेध अवधेश पांडे मौजूद रहे, जिन्होंने G20 सम्मेलन के मद्देनजर गुदौलिया से लेकर दशा सुमेध घाट तक का निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। जहाँ पे वो हो गया आज दशाश्वमेध घाट पे सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है और हमारे ड्यूटी पॉइंट्स का चेकिंग किया गया है। श्रद्धालुओं का आने जाने की व्यवस्थाओं को देख लिया गया है। अगर किसी प्रकार का जो अड़चन है या दिक्कत है उसको दूर करने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को बता दिया गया है। सर, देखा जाए तो वीडियो पिक्चर होता है, इस पे क्या जो है वो बहुत शांत तरीके से बैठ के देखते हैं। बस हम लोगों का उनको आने जाने के लिए और किसी प्रकार का कोई दिक्कत न हो उसको हम लोग फैसिलिटेट करते हैं और हमारे जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको अच्छे से व्यवहार रखने के लिए हिदायत दी गई है। नावों का किराया तय होने से पर्यटकों व नाविकों ने राहत की सांस ली। अक्सर देखने में आ रहा था कि नाविकों द्वारा 80 से नमोघाट तक के सफर का किराया मनमाने तरीके से लिया जा रहा था, जिससे गंगा घाट पर आने वाले सैलानियों और स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत होती थी और प्रतिदिन इसके चलते नाविकों और पर्यटकों में कहासुनी हो जाया करती थी, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा अब 80 से नमोघाट तक का किराया तय कर दिया गया है। इसके साथ ही अन्य घाटों से भी एक निश्चित दूरी तक सफर करने का किराया तय होने से अब पर्यटक और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। स्थानीय निवासी अवधेश पांडे ने बताया कि नाव का रेट निर्धारित हो जाने के कारण हम लोगों को या बाहर से आने वाले पर्यटकों को अब नाव में सवारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वहीं नाव का संचालन करने वाले शंभू निषाद ने बताया कि नाव की दरें निर्धारित हो जाने से अब हमें और यात्रियों को दोनों को ही इसका फायदा होगा। मुझे जिस तरह से नगर निगम द्वारा रेट तय किए गए हैं नाव के, तो नाव संचालन को लेकर चाहे 80 घाट से नमो घाट की बात हो या ललिता घाट से 80 घाट या नमो घाट जाने की बात हो, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, अगर नाव का रेट जो है वो फिक्स हो जाए वो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश दुनिया भर में हर जगह रेट फिक्स है। तो हमारे काशी में अगर रेट फिक्स हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है कि हम लोग को यात्रियों से कोई दिक्कत नहीं होगा। रेट फिक्स रहेगा और जहाँ भी यात्रियों को घूमना फिरना होगा वो यात्री हमको पैसा देगा, वहाँ अपना घूमेगा। और रेट फिक्स हो जाने की वजह से हम लोग की बहुत आराम पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को झिझक नहीं करना है। काशी देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी का शहर है और वहाँ यहाँ हमारा काशी का नाम भी हो चुका है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि एक रेट अच्छा फिक्स हो जाए कि यात्री को सुविधा मिले, हमको सुविधा मिले। तो जिस तरह से रेट अभी तय किया गया उससे कितने संतुष्ट है आप? हमारे समाज के बड़े लोग संतुष्ट हैं। हम लोग लगातार मीटिंग भी किए हैं, नगर आयुक्त साहब से हमारा मीटिंग भी हुआ था, हमारे समाज के लोग वहाँ पे गए थे,
4 दिन पहले की बात है, हम लोग वहाँ से रेट फिक्स वहाँ से हम लोग आए थे। तो हम चाहते हैं कि हर घाट पे बोर्ड लग जाए, बोर्ड लग जाएगा तो जो यात्री है वो पढ़ के अपना हर जगह नाव पे यात्रा करने के नाव पे जाएंगे। अजय जी, जिस तरह से नाविकों द्वारा अक्सर मनमाना रेट मांगा जाता था, चाहे 80 से नमो घाट जाइए, चाहे ललिता घाट से 80 घाट जाइए, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने इन लोगों के रेटों को तय कर दिया। 5-6 जून से ये प्रभावी हो गए। किस तरह इसको देखते हैं? स्थानीय लोगों की बात कर ली जाए या आने वाले पर्यटकों की बात की जाए, कितना फायदा है? देखिए, जिस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा नाविकों का रेट निर्णय लिया गया है, फिक्स किया गया है, इससे स्थानीय लोग के साथ साथ हमारे काशी में आने जाने वाले देश विदेश से पर्यटक एवं यात्री लोग सभी को इससे राहत होगी। जिस प्रकार से हम बता दें आपको कि जिस प्रकार से यात्रियों को नाव के रेट पे आने जाने में कहीं भी इस घाट से उस घाट में मनमाना जो लेते थे, लेन देन करते थे, उस पर एक प्रकार से अंकुश लगेगा। उसी के साथ साथ आप ये जानिए कि इस व्यवस्था से स्थानीय लोग को भी बड़ा आराम हो जाएगा, क्योंकि हम स्थानीय लोग भी कभी कभी नौका विहार नाव से इस घाट उस घाट आना जाना होता था, जिसके लिए रेट को लेकर, पैसों को लेकर हमेशा किचकिच होती थी। एक निर्धारित रेट कर देने से ये हमारे स्थानीय लोग के साथ साथ हमारे काशी में आने जाने वाले पर्यटक से लेकर सबको आराम हो जाएगा। जिस प्रकार से 80 घाट से लेकर नमो घाट तक का रेट आने जाने का 345 रुपया पर पर्सन किया गया है, उसी प्रकार से आप नमो घाट से ललिता घाट से 80 घाट भी अगर आते जाते हैं तो 175 रुपये मात्र में आप आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ये रेट हर प्रकार से हर लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। इसमें नाविक लोग का भी एक क्राइटेरिया एक वो बन जाएगा, जिससे वो अपने हद में रहते हुए पर्यटकों से, यात्रियों से या स्थानीय निवासों से उचित मूल्य ले सकते हैं। इसका लाभ हम सभी को मिलेगा। G20 के दृष्टिगत अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। G20 के दृष्टिगत शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। जून के दूसरे सप्ताह यानी कि 11, 12 और 13 जून को G20 की काशी में बैठक होनी है, क्योंकि काशी G20 के डेलीगेट्स का प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसे में बात की जाए तो काशी को स्वच्छ बनाने की कवायद जिला प्रशासन एवं नगर निगम मिलकर कर रहे हैं। अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देकर कुछ दिनों पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन चेतावनी के बाद भी जब अतिक्रमण नहीं चेते तो इसका खामियाजा नगर निगम, वाराणसी चौक थाना पुलिस और प्रवर्तन दल के साथ गुदौलिया से दशाश्वमेध घाट तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, जिसमें कई लोगों के ऊपर जुर्माना लगाया गया और चेतावनी देकर छोड़ा गया। ये G20 जो 11, 12, 13 तारीख को प्रस्तावित है, जिसमें सब विदेशी मेहमान आ रहे हैं 20 राष्ट्रों के, उसी के क्रम में घाटों पर जो अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। सर, देखा ये तो लगातार आप लोग अभियान चलाते हैं, हटाते हैं, फिर उसके बाद ये लोग फिर कब्जा कर लेते हैं, इन लोग के ऊपर किस तरह कार्रवाई? इसमें तरह तरह के जुर्माने की कार्रवाई भी होती है, सामान भी जब्त होता है, परंतु ये लोग बार बार आते हैं, इनको बार बार निर्देशित किया जाता है कि घाटों की सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, अवैध अतिक्रमण अनावश्यक रूप से ना करें, जिससे कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को किसी तरह की परेशानी हो। सर, ये VIP मूवमेंट भी है, गुदरिया से घाट तक है और लगातार यहाँ पे हर लोग आते हैं। आपके द्वारा किस तरह का अनुभव इन लोग को करेंगे? हम लोग यही अनुरोध कर रहे हैं कि कम से कम G20 तक जो है पूरा सफाई का, स्वच्छता का ध्यान रखें और किसी तरह के रास्तों पे, मार्गों पे अवैध अतिक्रमण ना करें, और पूरा नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और अपने देश और अपने प्रदेश और अपने शहर वाराणसी की छवि को अच्छा बनाने के लिए पूरा हम लोग का सहयोग करें। सर, ये लोग नहीं मानेंगे, इसके ऊपर किस तरह कार्रवाई होगा? अगर नहीं मानेंगे तो हर तरह की कार्रवाई होगी, जुर्माना होगा, प्रशासनिक कार्रवाई होगी, पुलिस के द्वारा कार्रवाई होगी, वैधानिक कार्रवाई होगी, हर प्रकार से कार्रवाई होगी। जमीनी मामले को लेकर कृष्णानंद मिश्रा ने न्याय की गुहार लगाई। सिगरा थाना अंतर्गत माधोपुर में कृष्णानंद मिश्रा का मकान है। इनके घर के पास 341 स्क्वायर फीट जमीन का सौदा हुआ है, लेकिन वो व्यक्ति पैसा 8,10,000 लिया, तय 19,50,000 में स्टैम्प द्वारा लेन देन हुआ, लेकिन मकान मालिक राधेश्याम बिन ने फ्रॉड करते हुए इस मकान को किसी और व्यक्ति से बेच दिया। अब कृष्णानंद अधिकारियों के यहां उचित कार्रवाई की मांग व अपना पैसा लेने की गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि राधेश्याम बिन द्वारा एक चेक 4 लाख का दिया गया था, जो चेक भी बाउंस हो गया है। अब प्रशासन उचित कार्रवाई करे, ये बात कृष्णानंद ने पत्रकारों के समक्ष रखी। मिश्रा जी, क्या है, क्या पूरा मामला है आपका? सर, मेरा मामला ये, बगल में मैंने एक ज़मीन लेने के लिए बात किया था, वो राधेश्याम बिंद उनका नाम है, वो हमारे घर आए थे, बात हुई और उन्होंने 19,50,000 पर डन किया था कि हम आपको ज़मीन दे देंगे। इस बात पे हमने उन्हें 1 महीने का टाइम दिया और उनको 8,10,000 रुपया मैंने एडवांस के तौर पर आधा पैसा दे दिया और बोला कि जब आप रजिस्ट्री करेंगे तो आधा पैसा आप हमसे ले लीजिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। और इसके बाद
उन्होंने अपनी ज़मीन हमें बिना सूचना दिए किसी और को बेच दी, जिनका नाम रेखा देवी है। और वो इस बात की सूचना हमें मिली तो हमने नगर निगम चौकी पर उनका कंप्लेंट किया कि ये हमें पैसा नहीं दिया और मेरा पैसा लेकर चले गए और ज़मीन किसी और को बेच दिया। तो वहाँ से नगर निगम चौकी से आए, राधेश्याम बिंद को बुलाया गया और बुलाकर उन्हें बात की गई। तो वो कहें कि हम सुलहनामा करना चाहते हैं और हम टाइम दीजिए। तो वहाँ नगर निगम चौकी से उनको 10 जून तक का 2 महीने का टाइम दिया गया कि आप इन्हें पैसा दे दीजिएगा। अगर आप पैसा किसी और को ज़मीन बेच कर देना चाहते हैं तो सूचना दीजिएगा कि हम किसी और को बेच के ज़मीन पे पैसा देना चाहते हैं। तो किसी और को बिना बताए ज़मीन बेच दी है और उसमें से पैसा लेकर वो भी चला गया है, पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है। इस बात के लिए हमने एसपी ऑफिस पे कंप्लेंट डाली थी। तो वहाँ से प्रेशर होने के कारण चौकी पर जब कागज आए तो उसे बुलाया गया तो उसने फर्जी चेक 4 लाख का दिया हमें और फर्जी चेक आने के बाद चेक बाउंस हुआ। इस बात की भी सूचना हमने चौकी इंचार्ज को दिया कि चेक बाउंस हो गया मेरा। तो इसके बाद कोई कार्रवाई चौकी से नहीं हुई। तो फिर हमने एसपी ऑफिस और जिला अधिकारी को लेटर डाला। ये लेटर है जो हमने डाल चुका है और वहाँ पे फर्जी चेक का मुकदमा किया। तो वहाँ से एक नोटिस बना, पंजीकरण डाक द्वारा जाएगा उनको 15 दिन पर। उस नोटिस के तौर पर अगर वो पैसा 15 दिन पे नहीं वापस करते तो उसके बाद हम उनके ऊपर मुकदमा कर सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम ये चाहते हैं कि प्रशासन इस पर हमारी सहायता करे और हमारे पैसा वापस करवाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाजदपुर गांव के लोगों ने एक नेक पहल की है। गांव में 13वीं के स्थान पर गरीब परिवारों की मदद की जाएगी। वाराणसी जनपद के वाजदपुर गांव में ग्रामीणों ने अब किसी के निधन होने के बाद 13वीं न किए जाने का फैसला लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि 13वीं के स्थान पर पौधरोपण किया जाएगा और गरीब बच्चों की मदद की जाएगी। गांव वालों द्वारा लिए गए फैसले की चारों तरफ तारीफ हो रही है। इस फैसले के बाद वाजदपुर के साथ ही आसपास के गांव के प्रधानों और ग्रामीणों का कहना है कि परिवार के किसी सदस्य के निधन के बाद दुख की घड़ी में इस तरह का आयोजन होना गलत है। ऐसे में ये अच्छा निर्णय लिया गया है। दरअसल वाराणसी जिले के हरौआ विकासखंड अंतर्गत वाजदपुर ग्राम सभा में स्थित पंचायत भवन पर ग्राम प्रधान और प्रधान संघ हरौआ ब्लॉक के अध्यक्ष लालमन यादव और उनके छोटे भाई हरौआ सेक्टर नंबर 2 के जिला पंचायत सदस्य मूलचंद यादव द्वारा ग्रामीणों की एक सभा बुलाई गई। आयोजित सभा के दौरान ग्राम प्रधान लालमन यादव द्वारा कहा गया कि गांव में अब किसी भी व्यक्ति का निधन हो जाने पर 13वीं का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुखद घड़ी में इस तरह का आयोजन अच्छा नहीं है। ऐसे में 13वीं में खर्च होने वाले रुपए को गांव की एक कमेटी बनाकर उसमें जमा किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर गांव के रहने वाले गरीब परिवारों को उसी रुपए से मदद की जाएगी। गरीब परिवार की बेटियों की शादी व गरीब छात्र छात्राओं की पढ़ाई भी उसी पैसे से होगी। कमेटी द्वारा सार्वजनिक रूप से निर्णय लेने के बाद ये सब किया जाएगा जिससे किसी को कोई आपत्ति न हो। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य मूलचंद यादव ने कहा कि 13वीं के दिन ही गांव में एक शोक सभा आयोजित की जाएगी। शोक सभा के बाद गांव में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या मृतक की भूमि में उनके जितने भी पुत्र होंगे उनके द्वारा उतने पौधे लगाए जाएंगे। पौधों को ही माता पिता मानकर बेटों द्वारा उनकी सेवा की जाएगी। ऐसे में पौधे के रूप में माता पिता सदैव हमारे बीच रहेंगे और उसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा करने से जहां सरकार द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण संरक्षण और पौधरोपण अभियान को बल मिलेगा, वहीं पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य धर्मराज यादव द्वारा बताया गया कि गांव में सार्वजनिक रूप से निर्णय लिया गया है और इस निर्णय को लेकर सभी लोग सहमत है। बावजूद इसके यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस निर्णय को अनदेखा करते हुए 13वीं का आयोजन किया जाता है तो उसका सामूहिक बहिष्कार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने गांव में 13वीं का सामूहिक बहिष्कार करने के अलावा दूसरे गांव में भी आयोजित होने वाली 13वीं कार्यक्रम में भी हम लोग शामिल नहीं होंगे।
आज हमारे ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा जो है एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में जो है निर्णय लिया गया कि मृत्यु भोज हम लोग मृत्यु भोज का बहिष्कार करेंगे। और अगर कोई गांव में इसका करता है तो हम लोग सब लोग सामूहिक मिलकर इसका बहिष्कार किया जाएगा। आज क्या हुआ है यहाँ पर? आज हम लोग मीटिंग रखे हैं इस प्रपंच में कि जो तिरही का आयोजन किया गया है, इसको हम लोग एक सामूहिक रूप से इसका बहिष्कार कर रहे हैं। जी, अगर कोई गांव में तिरही करता है तो क्या निर्णय लिया जाएगा? नहीं, इसका सब लोग मिलकर हम लोग बहिष्कार करेंगे। बीएचयू कार्डियोलॉजी विभाग के डीन ने अस्पताल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित सरसुंदर लाल चिकित्सालय के कार्डियोलॉजी विभाग के डीन प्रोफेसर डॉक्टर ओम शंकर सिंह ने कैशलेस को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि कार्डियोलॉजी के विस्तार की बात तो की जा रही है, परंतु इसे वे विस्तार नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि सरसुंदर लाल चिकित्सालय में हमको पहले 45 बेड दिया गया था और उसके बाद मल्टी सुपर स्पेशलिटी में 41 बेड दिया गया। मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में बेड देने की घोषणा तो कर दिया गया, परंतु आज तक वहां हमें बेड नहीं मिला है, न ही जो मैं मरीज को उपलब्ध करा सकूं। उन्होंने कहा कि बीएचयू सरसुंदर लाल चिकित्सालय के एमएस प्रोफेसर के गुप्ता द्वारा ये मरीजों के साथ अन्याय व अत्याचार किया जा रहा है। गरीब मरीजों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। ये गरीब मरीजों का हक छीन रहे हैं। मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड में जो कार्डियोलॉजी विभाग बनाया गया था, उस पर लंबे संघर्ष के बाद भी मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा ताला जड़ दिया गया है। जब हमने इस संबंध में उनसे पत्राचार किया तो उनका कहना है कि बीएचयू सरसुंदर लाल चिकित्सालय का 45 बेड छोड़ दिया जाए, तब वो मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड का 41 बेड देंगे। उन्होंने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कहां से उचित है कि 45 बेड छोड़कर 41 बेड लिया जाए, ये तो मरीजों के साथ अन्याय होगा। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अगर हमें मल्टी सुपर स्पेशलिटी वार्ड का 41 बेड मरीजों के लिए नहीं मिला तो हम सड़क पर भी उतरने का काम करेंगे, लेकिन मरीजों का हक दिलवाकर ही रहेंगे। न्यायिक व्यवस्था और मानवीय मापदंड स्थापित करने के बदले भ्रष्टाचार और अमानवीयता को स्थापित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे अमानवीय और कह सकते हैं क्रिमिनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तुरंत गिरफ्तार कर जेल में जाना चाहिए। ऐसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति को तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए। और एक मानवीय व्यक्ति को, क्योंकि समाज है, इसमें हृदय जैसी गंभीर बीमारी में जहाँ मिनटों और घंटों में लोगों की मौतें होती है, जहाँ खर्च बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ लोग कंगाल बन जाते हैं, लोगों की असमय मृत्यु हो रही है, वो भी बेड खाली होते हुए, इतना बड़ा क्रिमिनल काम जो है प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हो रहा है। अगले साल प्रधानमंत्री जी को यहाँ से चुनाव लड़ना है, तो ये सीधा ये जो अधिकारी हैं उनके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, वो उनको अपमानित कर रहे हैं, उनके जनता के बीच में उनकी एक गलत छवि पेश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को सीधे तौर पर इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और इन दोनों के ऊपर गंभीर से गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए, चिकित्सा अधीक्षक महोदय के प्रति के विरुद्ध और कुलपति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जैन साहब के विरुद्ध। हाँ सर, इसमें क्या लग रहा है, अभी तक जो आप लंबी लड़ाई लड़े हैं और आवाज़ बुलंद करते रहे इनके खिलाफ, तो क्या लग रहा है कि आगामी दिनों में क्या इन लोगों से रिस्पांस मिलने वाला है या क्या किस तरह से इन लोगों से जो है? देखिए, क्या है कि हमारा काम है, हमने दोनों तरीके से, मैंने आम जनता को भी इस अपनी जो समस्याएं हैं, जो आम जनता को आज यहाँ आने के बाद फेस करना पड़ रहा है, उसके जो जिम्मेदार लोग हैं, तो आम जनता को भी इसके बारे में मैं बार बार समय समय पर आगाह करता आया हूँ कि आपके साथ अन्याय और अत्याचार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय यहाँ के मेडिकल सुप्रीम के साथ मिलकर कर रहे हैं, जो बहुत ही घोर और अमानवीय कुकृत्य है। और दूसरा, इनको आधिकारिक तौर पर भी हमने जस्टिफिकेशन के साथ लिखा है पत्र। अब बताइए, उनका कहना है कि आपके जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो बेड पहले हैं वो आप मुझे दे दीजिए। आप 45 बेड पहले से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हृदय विभाग को आवंटित था, विस्तार के तौर पर 41 और दिया गया, यानी टोटल कुल बेड 86 होनी चाहिए। उनका कहना है 45 बेड जो पहले आपको मिला था वो मुझे दे दीजिए और उसका हम दूसरे डिपार्टमेंट को दे देंगे जिसकी कोई उसको ज़रूरत नहीं है। और हृदय
कि बीमारी जो इतनी गंभीर हो रही है, लोग चलते फिरते मौत हो रही है, 10 से 15 गुना हृदय की बीमारियां बढ़ गई है, उसमें 45 के बदले मौलिक अधिकार, उनकी जीवन की रक्षा, हृदय रोगियों के जीवन की जान माल की रक्षा के लिए उनको गरीबी से बचाने के लिए ज़मीन पर उतरकर आंदोलन करें। और फिर इसके लिए जिम्मेदार ये भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक होंगे श्री डॉक्टर के गुप्ता जी और कुलपति महोदय जैन साहब। सर अभी जैसे कि ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी आए हुए थे 2 महीने पहले, तो सर आपको नहीं लगा कि एक बार उनसे मिलना चाहिए इस बारे में? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को जरूर इस चीज़ की सूचना उपलब्ध होगी और अगर उनको उपलब्ध नहीं है, चाहे हम मिले या ना मिले, मैंने आधिकारिक तौर पर 4 पत्र लिखे जिसमें राष्ट्रपति महोदय, स्वास्थ्य मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री, इस सारे कार्यालय को मैंने आधिकारिक पत्र लिखे हैं। तो कोई भी ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे ये संज्ञान में नहीं है कि किस तरह से ये आम जनता के साथ प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में हृदय रोगियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार और अन्याय लगातार एक साल से ज़्यादा समय से चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जी की भूमिका नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की भूमिका, कल को बदनामी तो उन्हीं की हो रही है, चुनाव संसदीय क्षेत्र तो वही है। अगर वहाँ पर ऐसे गलत लोगों के ऊपर अंकुश न लगाया गया तो आगे चुनाव में प्रधानमंत्री जी को नुकसान होगा इसका। तो सर ये क्या माना जाए कि कब तक आप इस मुद्दे को लेकर इतने लंबी लड़ाई के बाद कब तक सड़कों पर उतरना है? हम कुछ और समय देना चाहते हैं। मैंने 2 महीने का समय है। अगर उसमें कुलपति महोदय ने नहीं कोई कार्रवाई की तो अंतिम विकल्प तो आंदोलन ही होता है, उसमें और कोई विकल्प नहीं बचता उसके बाद। सर कार्डियक एक सेंसिटिव बीमारी होती है, एक सर जैसे नॉलेज के लिए सर ऑल ओवर इंडिया में सालाना सर कितनी मौत होती होंगी कार्डियक से? कम 50 से 60 लाख मौतें भारतवर्ष में होती हैं। यानी कि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, कोरोना महामारी अभी हाल में गुजरा है, उनके 2-2.5 साल के इस तांडव में जितने लोग आधिकारिक तौर पर कोविड से मौत के मुंह में समा गए, उतने लोग मतलब भारतवर्ष के अंदर हर साल हृदय की बीमारियों से मौत के मुंह में समा रहे हैं। और कोविड आने के बाद और भी ये जो नंबर्स हैं ये और तेज़ी से बढ़े हैं। उसका डाटा इस साल का अभी अपडेट होना है, जिससे आपको पता चलेगा कि कोविड का हृदय की बीमारियों पर क्या इम्पैक्ट हुआ। उद्घोषक कौशल कुमार मिश्र बिछड़े श्रद्धालुओं को उनके परिवारों से मिलाने का नेक कार्य करते हैं। काशी में एक ऐसे मसीहा हैं जो बिछड़ों को अपनों से मिलाते हैं। जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं, उनका नाम कौशल कुमार मिश्र है, जो कि उद्घोषक एवं समाज सेवा का कार्य करते हैं। विगत कई वर्षों से कौशल कुमार बनारस हृदय स्थली कही जाने वाली गुदौलिया चौराहे पर बने उद्घोषक भवन में कार्य करते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन हेतु दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सैलानी के साथ साथ पर्यटक भी आते हैं। काफी भीड़ होने से वे कई बार एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और वे अपनों को खोजने लगते हैं, जो जल्दी मिलते ही नहीं हैं। उनकी मदद कौशल कुमार मिश्र उद्घोषक के रूप में करते हैं और अनाउंस करते हैं कि जिस श्रद्धालु का परिवार बिछड़ गया है वह हमारे यहाँ आकर संपर्क करें ताकि बिछड़े हुए परिवार से मिल सके। ये कार्य विगत वो कई वर्षों से निःशुल्क करते आ रहे हैं, लेकिन आर्थिक रूप से मजबूती के लिए कौशल कुमार मिश्र ने प्रशासन और सरकार से मांग की है कि हम दिन भर बिछड़े हुए श्रद्धालु के परिवारों से मिलाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार हमारी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दे ताकि हमारी आर्थिक स्थिति सही रहेगी, तभी हम कार्य कर पाएंगे। भाई हम किस तरह का अनाउंस क्या करते हैं, जो यहाँ की ज़रूरत होती है वो करते हैं। हमारा पहला उद्देश्य होता है खोया पाया भोले भटकों के बारे में प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हम भोले भटक के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। उसके बाद यातायात के प्रति और विभिन्न विभागीय सूचनाएं जो हमारे विभाग कमिश्नरेट की तरफ से होती हैं, इस तरह की तमाम जानकारियाँ, मंदिर से संदर्भित जानकारियाँ, ये सब कुछ हम इस पर देते रहते हैं। देखा जाए कौशल जी ने आप लोगों को मिलवाते भी हैं, बाबा की नगरी में जो लोग भटक जाते हैं, और आप क्या विनती करेंगे सरकार से? विनती बस उन्हीं से करेंगे, वही बिछड़वाते भी वही हैं, मिलाते भी वही हैं। नाम हमारा भले ही हो जाए, हाँ ये कहा जा सकता है
के रिप्रेजेंट करते हैं। हम यहाँ से बैठकर लोगों को सहयोग करने का प्रयास करते हैं और सरकार से उम्मीद क्या, भगवान से हम ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारी उम्मीदों को वो जानते हैं। एक व्यक्ति को किन चीज़ों की ज़रूरत होती है अपने जीवन को चलाने के लिए, तो कहीं न कहीं से हर आदमी चाहता है कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो इसका पुरस्कार मिलना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हर एक के पास एक पेट तो भगवान ने दे ही रखा है और उस पापी पेट के सवाल के अर्थ को पूरा करने के लिए अर्थ चाहिए, वरना लगता है कि अर्थ नहीं तो सब व्यर्थ है, अर्थ ही सबर्थ है, वरना ऐसा लगता जैसे सही तर्क भी कुतर्क है, वितर्क है। ये सीधी सी बात है, तो ज़्यादा कुछ खोलने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और काफ़ी उम्र निकल चुकी है। लिहाजा सिर्फ हम इतना ही चाहते हैं कि एक इंसान को जीने के लिए जो कुछ चाहिए, अगर उसकी पूर्ति अर्थ से होती है तो कुछ न कुछ अर्थ के रूप में सरकार की तरफ से हमें मिले तो हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। साइकिल से तेलंगाना से काशी दर्शन करने आए दर्शनार्थियों का चौक पुलिस ने सम्मान किया। विगत 25 मई को साइकिल द्वारा चलकर तेलंगाना के रहने वाले गोजुला संबैया अपने अन्य 2 साथियों के साथ काशी का भ्रमण एवं बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन करने आए हैं। पूछने पर बताया कि मेरी माताजी स्वर्गीय गोजुला गंगम्मा माह फरवरी में काशी आई थीं, जिनका देहावसान मणिकर्णिका घाट पर हो गया था, जो कुछ समय बाद मेरे स्वप्न में आई और उन्होंने साइकिल से काशी दर्शन हेतु प्रेरित किया। अपनी माता के प्रेम एवं उनके स्वप्न में दिए गए आदेश का पालन करते हुए गोजुला सांबैया अपने 2 अन्य साथियों के साथ लगभग 1200 किलोमीटर की यात्रा 14 दिन में साइकिल से पूर्ण कर काशी आए और अपनी स्वर्गीय मां की आत्मा की शांति हेतु काशी के विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजन किया और थाना चौक पर विश्राम करने के लिए आए। इसकी सूचना होने पर प्रभारी निरीक्षक चौक शिवाकांत मिश्र द्वारा उनको अंगवस्त्रम, रुद्राक्ष की माला एवं काशी का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। तेलंगाना से काशी विश्वनाथ भगवान का सबको विश्वास है। तेलंगाना से काशी विश्वनाथ का साइकिल से यात्रा का है 3 आदमी। तेलंगाना से आप लोग यहाँ आए काशी? हाँ, तेलंगाना से सबको 3 आदमी है काशी साइकिल यात्रा है। तो अब कहाँ तक जाएंगे? यात्रा कहाँ तक जाएगा? यात्रा पूरा दर्शन करने घर को, हमारे घर जाए। तो कितना विश्वास रखते हैं काशी में आकर के आप, और आपका कहाँ सम्मान किया गया है? सम्मान का पूरा काशी चौथाने में पूरा विश्वास कमिश्नर पुलिस का पूरा सहयोग मिला, सही पूरा हेल्प करो, पूरा हेल्प पुलिस वाला सबको, पुलिस वाला बहुत हेल्प है, सम्मान पूरा हेल्प है। भगवान का काशी विश्वनाथ का बहुत नमकम है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। काशी में G20 सम्मेलन के मद्देनजर आला अधिकारियों ने किया निरीक्षण। नावों का किराया तय होने से पर्यटकों व नाविकों ने ली राहत की सांस। G20 के दृष्टिगत चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान। और जमीनी मामले को लेकर कृष्णानंद मिश्रा ने लगाई न्याय की गुहार। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।